मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला मंच न्यूज अब यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर मिथिला मंच न्यूज सब्सक्राइब कर न्यूज के लिए रहे अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilamanchnews.com पर दिन भर की खबरें ब्रेकिंग। नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। मिथिला मंच न्यूज दरभंगा के गंभीर मुद्दों पर लगातार चर्चा कर रही है और इसका काफी रिस्पांस भी आ रहा है। और खासकर हमारे डिस्कशन से हमारे समाज के उन जो बुराइयां हैं या जो ऐसे पहलू हैं जिस पर विकसित होने की या विकसित सोच की आवश्यकता है, उस पर लोगों का काफी ज्यादा कमेंट्स भी आ रहे हैं। तो चले हम बता दें, आज हमारे साथ दरभंगा के 3 वरीय अनुभवी शिक्षक जुड़े हैं और आज का विषय छात्र छात्राओं के हित के लिए है। क्योंकि मिथिला मंच न्यूज जब आवाज उठाती है तो पूरे कड़ाके के साथ आवाज उठाती है, क्योंकि हमें मुद्दा सिर्फ छात्रों का कैरियर नजर आता है। हमें वो नजर नहीं आता जहां शिक्षकों की राजनीति होती है, हमें वो नजर नहीं आता जहां शिक्षक सिलेबस को कंप्लीट किए बिना अगले चैप्टर पर बढ़ जाते हैं। तो चले हमारे साथ जो शिक्षक हैं उनसे हम पहले परिचय करा दें। हमारे साथ सबसे पहले हैं डॉक्टर मंसूर आलम, जो केमिस्ट्री और बायोलॉजी के शिक्षक हैं। मंसूर जी, आपका स्वागत है। थैंक यू। दूसरी तरफ हमारे हैं फिजिक्स के इंजीनियर आरिफ खान। इंजीनियर आरिफ खान जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत। और तीसरे पार्टिसिपेंट हमारे साथ हैं तबरेज आलम जी, जो कॉमर्स के शिक्षक हैं। तबरेज जी, आपका भी स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो चले आज का जो अहम मुद्दा है हमारे साथ हम बता दें। 12वीं बोर्ड के एग्जामिनेशन होने वाले हैं, मात्र कुछ दिन में बोर्ड के एग्जामिनेशन, सीबीएसई एग्जामिनेशन होने वाले हैं। तो ऐसे में छात्रों को किस तरह के टिप्स दिए जाने चाहिए ताकि छात्र अभी से उस पर अमल कर और वो अपना रिजल्ट बेहतर कर सके। इसलिए 12वीं के बोर्ड के रिजल्ट में विषयवार टिप्स के लिए हम सबसे पहले हम चलते हैं मंसूर जी के पास और हम बता दें कि खासकर केमिस्ट्री और बायोलॉजी के छात्रों को देखा जाता है कि केमिस्ट्री काफी कठिन विषय है, उसमें भी जो न्यूमेरिकल्स आते हैं उस पर। तो किस तरह आप टिप्स देना चाहते हैं मंसूर जी? देखिए, एग्ज़ाम जब शुरू होता है तो पहला पेपर बिहार बोर्ड में बायोलॉजी का होता है और इस बार 6 फरवरी को बायोलॉजी का एग्ज़ाम है। तो पहले पेपर के बच्चे थोड़े नर्वस होते हैं पहले एग्ज़ाम की वजह से। तो मैं चाहूँगा कि बच्चों को सर्टेन टॉपिक जो कि अब तक पढ़ चुके हैं, कंप्लीट सिलेबस पढ़ चुके हैं, हर बच्चे पढ़ चुके हैं, तो एग्ज़ाम में बेहतर रिजल्ट के लिए बायोलॉजी में जितना टॉपिक उन्होंने पढ़ लिया है, अब उसमें कोई नया क्वेश्चन टैग करने का कोशिश नहीं करें। जितना पढ़ चुके हैं उसको अब सिर्फ रिवाइज करें। पहला चैप्टर से लेकर के 16 चैप्टर तक हर चैप्टर का क्वेश्चन आंसर अब रिवाइज करें। 50% ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो एनसीईआरटी का एक साइड से लेकर के दूसरे साइड तक 100% देख लेना ज़रूरी है। और जितना भी प्रैक्टिस पेपर है उस टोटल का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव देख लेने की ज़रूरत है। कम वक्त में कैसे अच्छा करें, उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अभी जो एग्ज़ामिनेशन शुरू होने जा रहा है उसके लिए बच्चे को अपने दिमाग को पहले स्टेबल करना होगा कि बोर्ड का एग्ज़ाम देना है। तो शांत दिमाग से अब आगे जो 10 दिन रह गया है, 10 दिन नहीं बल्कि 8 दिन रह गया है, उस 8 दिन में 16 चैप्टर को किस तरीके से पढ़ें। एक दिन में 2 चैप्टर बनेगा तो एक बार एनसीईआरटी पूरा एक साइड से दूसरे साइड चैप्टर वाइज कर लें। दूसरी बात ये कि ऑब्जेक्टिव पर फोकस करें। 50% इस बार ऑब्जेक्टिव होगा तो ऑब्जेक्टिव में फोकस करें। जितना भी प्रैक्टिस सेट मार्केट में अवेलेबल है, टोटल प्रैक्टिस सेट को बच्चे चैप्टर वाइज बनाएं। पहले तो थ्योरी पढ़ें, फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव बनाएं। और शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन, उसके लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो पिछले 5 से 7 साल का बच्चा अगर क्वेश्चन बैंक को देख ले तो हर चैप्टर से जो जो क्वेश्चन पूछा गया है उस क्वेश्चंस को अगर वो रिवाइज करता है 7 साल का क्वेश्चन, तो उसको एक जनरल आइडिया मिल जाएगा कि किस चैप्टर से कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, पिछले 7 सालों में पूछा गया है। तो वो इस साल पूछने वाले क्वेश्चन का आंसर सही ढंग से कर पाएंगे, जिसमें जेनेटिक्स है, रिप्रोडक्शन है, बायोटेक्नोलॉजी है, इकोलॉजी है, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर एंड हेल्थ एंड डिजीज़,
ये सारे चैप्टर ऐसे हैं जिससे क्वेश्चन पूछता है, हर साल पूछता है। किसी ऐसे जो चैप्टर मैं बोल रहा हूँ उसमें कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं है जिससे क्वेश्चन बात करके चला जाए। तो क्वेश्चन पूछता है, हर चैप्टर का क्वेश्चन आसान तरीके से कम टाइम में छोटे छोटे टॉपिक को अप टू डेट करते हुए चलेंगे बच्चे, तो कम टाइम में उसको अपडेट किया जा सकता है, सॉल्व कर सकते हैं। निश्चित तौर पर यानी मंसूर आलम सर का ये कहना है कि नया कोई भी चैप्टर या नया कोई भी चीज टच मत करें, जो आप पढ़ चुके हैं उसको रिवाइज करें और 116 चैप्टर तक में जो भी इंपॉर्टेंट है उसको सिलसिलेवार ढंग से पढ़ें। चलिए आरिफ खान सर, ये बताइए कि फिजिक्स भी काफी इंपॉर्टेंट होता है और खासकर हम बता दें कि स्टूडेंट का मार्क्स भी इसमें बहुत कम आता है अगर जो सिंसियर नहीं होते। तो किस तरह का टिप्स देना चाहते हैं आप पहले बार में? बहुत सारी बातें तो आप लोग चर्चा कर ही रहे थे। मैं कम समय में बताना चाहूँगा बच्चों को। मुझे मालूम है कि एग्ज़ाम फिजिक्स का 8 तारीख को और नर्वसनेस है। सीबीएसई बोर्ड वालों का तो खैर मार्च में है, तो 1 महीना उनको टाइम है। कुछ बातों को, मेरी बातों को जो लोग सुन रहे हो जरा बढ़िया से ध्यान देना, खास करके जो पेरेंट्स में हैं। पहले तो मन को शांत करो और ये सोचो कि आपने अब तक बेहतरीन पढ़ाई की है। जैसा कि आपने कहा, कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, जो पुरानी चीज़ें उसको पढ़ाई करनी है। 2 बातों का ख्याल रखना, डायग्राम को अभी से ड्रॉ करने की कोशिश करो और डेरिवेशंस को लिख करके प्रैक्टिस करो। 2 चीज़ें, डायग्राम लिख करके ड्रॉ करके प्रैक्टिस करना है, डेरिवेशन लिख करके प्रैक्टिस करना है। ऑप्टिक्स और मैग्नेटिज्म से बहुत क्वेश्चन आते हैं। ऑप्टिक्स से रिफ्रैक्शन फार्मूला, लेंस मेकर फार्मूला, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन फॉर द प्रिज्म, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, मैलस लॉ, पोलराइजेशन, डिफ्रैक्शन, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट और इंटरफेरेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से क्वेश्चन आना ही है। मॉडर्न में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में डायोड है, फुल वेव रेक्टिफायर है, पीएन जंक्शन है, सेमीकंडक्टर है, ट्रांजिस्टर खास करके कॉमन एमीटर मोड है। मेरी बातों को गौर से सब लोग सुनना। ऑसिलेटर है, वोल्टेज रेगुलेटर है, जेनर डायोड है। लॉजिक गेट में जो सिंपल गेट्स हैं, नैंड गेट, नॉर गेट, और गेट, एक्सॉर गेट, एक्सनॉर गेट, इस सबको पढ़ के इसका ट्रूथ टेबल और इसका पल्स डायग्राम बनाना है। मैग्नेटिज्म में बहुत ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन यहां से आते हैं, तो ध्यान रखना है कि मैग्नेटिज्म में अर्थ मैग्नेटिज्म, हिस्टेरेसिस लूप, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। अगर आप एम्पेयर सर्किट लॉ पर आइए, फिर बायोट सेवर्ट लॉ पर आइए, है ना, इन सब चीज पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर, जनरेटर पर, मोटर पर, साइक्लोट्रॉन पर, और हाँ कुछ जैसे डिवाइस है जैसे गैल्वेनोमीटर है, एमीटर है, वोल्ट मीटर है, साइक्लोट्रॉन है, वैन डी ग्राफ जनरेटर है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट हैं, इनको बढ़िया से पढ़ के जाना है। न्यूमेरिकल के लिए बहुत ज्यादा कहीं नहीं जाना, सिर्फ एनसीईआरटी का। मुझे लगता है कि लास्ट टाइम में जो लोग नहीं पढ़े न्यूमेरिकल, वो पूरा एनसीईआरटी न्यूमेरिकल मत बनाना। ऑप्टिक्स और मैग्नेटिज्म के न्यूमेरिकल को, एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन बनाना। मुझे उम्मीद है कि वहां से 2-3 क्वेश्चन जरूर पकड़ाएंगे। ऑब्जेक्टिव के लिए पर्टिकुलर कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं होती, सब्जेक्टिव से ही ऑब्जेक्टिव डेराइव होता है। फिर भी आप ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत सारे क्वेश्चन बैंक्स हैं। और लास्ट में ये कहूंगा कि लास्ट 10 साल के क्वेश्चन को खूब बढ़िया से अगर फिजिक्स में प्रैक्टिस किया जाए, और कम से कम अभी 10 दिन एग्जाम को है, 10 सिंपल सेट अगर बना लिया जाए तो रिजल्ट बढ़िया होगा। चलें, बहुत अच्छी बात है। और हम बता दें कि इसका केवल यही है कि अगर आप 10 साल के प्रैक्टिस टेस्ट को अगर बेहतर तरीका से अगर रिवाइज कर लें, पढ़ लें, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका जो सॉल्व है प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। चलो हम बता दें कि साइंस के अलावा कॉमर्स में भी हम लोगों ने अपना बेहतर कदम बढ़ाया, और हम बता दें छात्रों को कॉमर्स की तरफ भी ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, और छात्रों को भी चाहिए टिप्स। कॉमर्स के जो छात्र हैं हमारे साथ, तबरेज आलम जी, ये बताइए कॉमर्स के छात्रों को कम समय में बेहतर रिजल्ट के लिए किस तरह की पढ़ाई और अभी फाइनल में क्या टिप्स देते हैं आप? सर, डॉक्टर एम आलम सर और इंजीनियर आरिफ खान साहब बहुत बहुमूल्य जानकारी दे चुके हैं। मैं उससे थोड़ा सा हट कर मैं चाहूँगा बच्चों को ओवरऑल कुछ ये गाइड करना मैं चाहूँगा। जैसे इस टाइम पे बच्चे बहुत ज़्यादा तनाव महसूस करते हैं। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे बच्चे अपनी तबीयत को भी बिगाड़ रहे हैं। इन सब बातों के पीछे रीज़न है कि वो सही मैनेज नहीं कर पा रहे हैं अपने पढ़ाई को। तो इसमें ऐसे वक्त में स्टूडेंट्स को सबसे पहले अपने हेल्थ को पूरा हेल्थ की केयरिंग की ज़रूरत है।
साथ में पढ़ाई को सही ढंग से वो मैनेज अगर करें तो मेरा मानना है कि अभी भी बहुत समय है उनके पास। अभी वो कुछ नया ना पढ़ें, स्टूडेंट्स कुछ भी नया पढ़ने से बचें, और जो पढ़ चुके हैं सबसे पहले उसे रिवीजन में लेकर आए। ख़ासतौर से अकाउंटेंसी के सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं तो जो अकाउंट का जो पेपर होता है वो उसमें वो किसी न्यूमेरिकल्स को या प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को बनाना, कई क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें आधा घंटा या उससे भी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो बच्चे कई बार करते हैं कि इसको क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करते हैं चैप्टर वाइज, और जब चैप्टर वाइज क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करते हैं तो एक सेटिंग में वो 5-7 क्वेश्चन बनाते हैं और उनका 2-3 घंटा निकल जाता है। तो ऐसी स्थिति में उन्हें आवश्यकता है कि पूरे चैप्टर से 3 या 4 क्वेश्चन वो निकालें, और 3-4 क्वेश्चन जो अलग अलग टाइप का हो, टाइप को वो चुनकर निकालें, और फिर बाकी के क्वेश्चंस को फेयर अगर है उनके पास तो वो देखकर उनसे रिवीजन करें और उस टॉपिक से रिलेटेड जो खास बातें हैं उसे चेक करें। शिक्षकगण जो उनको नोट्स लिखवाए हैं क्वेश्चन बनाते हुए या क्वेश्चन पढ़ाते हुए, उन नोट्स को देखें। तो अकाउंटेंसी में खास तौर से इन बातों का ध्यान रखना ज़्यादा ज़रूरी है। और चूंकि मैं बच्चों को BST EPS भी पढ़ाता हूँ, इकोनॉमिक्स भी, तो अलग अलग सब्जेक्ट वाइज तो बात नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन अकाउंट के लिए मैंने ये खास तौर पे ये बातें कही। दूसरी बात, बच्चे इस टाइम को, जो बचा हुआ टाइम है, इसको ढंग से मैनेज करें और टाइम को तय करें सुबह से लेकर शाम तक कि उनको कितने बजे से कितने बजे तक क्या पढ़ना है। ये काफ़ी लाभकारी होगा। और साथ साथ सबसे जो ज़्यादा ज़रूरी है कि वो रिवीजन करें खास तौर से, और रिवीजन करने का भी एक आइडिया डेवलप करें। एक बार वो पढ़ते हैं कोई किसी चीज़ को तो उसमें से करीब 20% बातें ही होती है जो उनको दिक्कत में डालती है। तो नेक्स्ट टाइम वो उन 20% बातों को ज़्यादा फोकस करें जो उन्हें पिछली बार रिवीजन में प्रॉब्लम किया था। तो इस तरह से वो अगर सही ढंग से मैनेज करते हैं तो मुझे लगता है कि और अच्छे से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की जा सकती है। चलें, धन्यवाद। तो कॉमर्स के शिक्षक तबरेज आलम, और बता दें कि काफ़ी अहम मुद्दे पर हम तमाम छात्रों से अनुरोध करते हैं कि आप हमारे इस प्रोग्राम को कंप्लीट 1 घंटा देखें। हमें लगता है कि आपको निश्चित तौर पर सफलता हासिल होगी, क्योंकि टेक्निक के आधार पर अगर आप पढ़ेंगे, कोई स्टूडेंट दिन भर पढ़ता है, रट्टा लगाता रहता है, लेकिन टेक्निक से नहीं पढ़ता, इसलिए वो असफल हो जाता है। आपको पढ़ाई के साथ टेक्निक की भी आवश्यकता है, और टेक्निक अपना करके आप कम समय में रिवीजन करके आप अच्छे अंक ला सकते हैं। हम एक चीज पर डिस्कस करना है, जो हम बता दें, एग्जाम फोबिया के शिकार अभी तक ज्यादा हो रहे हैं स्टूडेंट इस समय में हालांकि, और एग्जाम फोबिया के शिकार जो स्टूडेंट होते हैं उनकी मेहनत जो है वो धरी की धरी रह जाती है। जो पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ नहीं पाते हैं, घबरा के उनका रिजल्ट खराब हो जाता है। मंसूर जी, क्या लगता है? पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि केमिस्ट्री में बच्चों का रिजल्ट देखा गया है कि जनरली केमिस्ट्री में बच्चे रिजल्ट ख़राब कर लेते हैं। तो पहले बच्चों को मैं कहना चाहूँगा कि कम टाइम में अब जो टाइम रह गया है उसमें केमिस्ट्री को पहले ठीक कैसे करें, फिर उसके बाद एग्जामिनेशन फोबिया को दूर कैसे किया जाए उस पर चर्चा करते हैं। केमिस्ट्री में 3 डिफरेंट टॉपिक्स है। एक ब्रांच है फिजिकल, दूसरा इनऑर्गेनिक और तीसरा ऑर्गेनिक। तो फिजिकल में जनरली देखा गया है कि सॉल्यूशन से क्वेश्चन टच करता है। सॉल्यूशन में ऑब्जेक्टिव में भी और शॉर्ट क्वेश्चन में कुछ न्यूमेरिकल डाल दिया जाता है। जैसे इसमें डाल दिया जाता है क्वेश्चन मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन। तो इससे जो छोटा छोटा न्यूमेरिकल बनता है पहले बच्चे वो देख लें। एक दूसरा, जितना भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ है, एलिवेशन इन पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इससे क्वेश्चन पूछता है। ऑस्मोटिक प्रेशर है तो इस पर भी न्यूमेरिकल देख लिया जाए। दूसरा चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स से लॉन्ग क्वेश्चन जनरली पूछ दिया जाता है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन से। तो बच्चे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन अगर देख लेते हैं तो उससे लॉन्ग क्वेश्चन पूछ दिया तो भी ठीक है, नहीं शॉर्ट पूछता है तो भी। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में नर्स की इक्वेशन है, उससे रिलेटेड बहुत सारा प्रॉब्लम पूछता है, या डायरेक्ट नर्स की इक्वेशन ही पूछ देता है, उसका डेरिवेशन पूछ देता है। और फिर चले आइए आप सरफेस केमिस्ट्री में सॉल, जेल, इमल्सन, इससे क्वेश्चन पूछता है। तो बच्चों को मैं कहूँगा कि सॉल, जेल, इमल्सन पे कमांड कर लें
क्वेश्चन जितना पूछा जाता है वो सॉल्व कर पाएंगे, ढंग से सॉल्व कर पाएंगे। इनऑर्गेनिक में जनरल प्रिंसिपल ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट यूनिट है। कोई ऐसा साल नहीं है जिस साल में इस चैप्टर से 4 नंबर 5 नंबर का क्वेश्चन नहीं पूछा गया हो। हर साल पूछा जाता है। इसमें इम्पॉर्टेंट कोर्स ऑब्जेक्टिव में डाल दिया जाता है, उससे ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन उठता है। दूसरा कैल्सिनेशन है, रोस्टिंग है, ये सब 2 नंबर में ये डाल देता है। फ्लोटिंग प्रोसेस है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर के लिए इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। लगभग 2 साल 3 साल पे क्वेश्चन रिपीट मारता है। एल्युमिनियम का एक्सट्रैक्शन है, मेटल में एक एल्युमिनियम है, दूसरा आयरन है, इसका एक्सट्रैक्शन, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। बच्चे इतना कर लेते हैं तो इनऑर्गेनिक में ये चैप्टर कमांड हो जाएगा। और डी ब्लॉक से भी सल्फ्यूरिक एसिड से क्वेश्चन पूछता है। अमोनिया का प्रिपरेशन देखा है मैंने कि लगभग अल्टरनेट या 2 साल 3 साल पे ये क्वेश्चन रिपीट मारा जाता है, तो उसका प्रिपरेशन वो पढ़ ले बच्चा। HNO3 है, उसका प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज़ पढ़ ले। और इनऑर्गेनिक में ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो भी रिएक्शन लिखा जाए वो बैलेंस्ड होना चाहिए। बच्चे बहुत सारे ऐसे लिखते हैं कि रिएक्शन लिख दिया और आगे बढ़ गए, उसको बैलेंस नहीं किए। इनऑर्गेनिक में इक्वेशन अगर बैलेंस नहीं होता है तो नंबर कटने का चांस होता है। तो बच्चे ध्यान देंगे कि इनऑर्गेनिक का अगर कोई रिएक्शन लिख रहे हैं तो वो इक्वेशन बैलेंस्ड होना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो 28 मार्क्स का पूछता है ऑर्गेनिक से, ऑर्गेनिक में बच्चे हमेशा कन्फ्यूज्ड रहते हैं। तो मेरा अपना मानना है कि अगर ऑर्गेनिक में एक चैप्टर को ढंग से कर लिया जाए, एक चैप्टर पे कमांड कर लिया जाए, तो पैटर्न ऑफ रिएक्शन लगभग चैप्टर में ऑर्गेनिक में वैसा ही है। फंक्शनल ग्रुप चेंज होता है और लगभग पैटर्न चेंज है। तो एक चैप्टर जैसे हेलो अल्केन है, हेलोएडीन, तो हेलो अल्केन हेलोएडीन पे बच्चे कमांड कर लेते हैं। तो मैं कहूँगा कि आगे का 4-5 चैप्टर ऑर्गेनिक का उसके लिए बहुत आसान हो जाएगा, उसमें कहीं कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। जितना भी नेम रिएक्शन है, नेम रिएक्शन पे कमांड कर ले तो एक चैप्टर का टोटल रिएक्शन और नेम रिएक्शन, हर चैप्टर का नेम रिएक्शन उतना पे कमांड कर लेता है बच्चा। तो ऑर्गेनिक में जो फिल इन दी ब्लैंक्स टाइप का क्वेश्चन पूछता है, जैसे एक इक्वेशन दे दिया, प्रोडक्ट की जगह पर ए कर दिया, रिएजेंट की जगह पर बी कर दिया, फिर एरो दे करके कोई रिएजेंट का नाम डाल दिया, फिर आगे का प्रोडक्ट सी कर दिया, तो वो ABC क्या होगा? वो कोई नया क्वेश्चन नहीं होता है, वो जनरल इक्वेशन का ही क्वेश्चन होता है। तो एक चैप्टर के टोटल इक्वेशंस को अगर बच्चा कमांड कर लेता है तो ऑर्गेनिक आसान हो जाएगा। ऑर्गेनिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है तो ऑर्गेनिक पे थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत है। अगर इतना कर लेते हैं और कुछ रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन पढ़ ले तो हार्ड डिफेंस बन जाएगा। हाँ, तो बच्चों को ऑर्गेनिक पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, इसलिए कि वहाँ पर रटने की का जो सिस्टम है वो काम नहीं करेगा। वहाँ कंप्लीट प्रैक्टिस करना होगा। रिएक्शन इतना बार लिखें कि हाथ को याद हो जाए, तो उससे याद हो जाए। जी जी, निश्चित तौर पर, क्योंकि समय भी अब कम है, काफ़ी कम है। आरिकान से ये बताइए कि आखिर अभी का जो एग्ज़ाम फोबिया के भी शिकार हो रहे हैं स्टूडेंट, और आपने देखा कि आज संकल्प टेस्ट सीरीज में जो SSP भी सम्मानित के स्टूडेंट को ये लोग 2 महीने से लगातार टेस्ट देते थे, तो अभी थोड़ा सा उनको लगता है कि कैसा होगा एग्जाम। तो हमारे टेस्ट सीरीज में एग्जाम देने के बाद तो लोगों स्टूडेंट को ये निश्चिंत हो गए हैं कि किस तरह प्रश्न पूछना है, कैसे प्रश्न किस तरह जो पूछा जाता है उसको कैसे सॉल्व करें। बहुत घबरा जाता है थोड़ा समय लूंगा, तो क्या थोड़ा समय लूंगा। सबसे पहले तो बच्चे चिंता ना करें, क्योंकि चिंता की जगह चिंतन करें। चिंता और चिंतन में केवल अंशुआर का फर्क है। दूसरी बात है कि जब भी नर्वस हो, क्योंकि अब तो लास्ट टाइम है, कुछ नया पढ़ना नहीं है, यकीन जानिए हर बच्चे में अपनी क्वालिटी होती है। किसी दूसरे से अपने आप को कंपेयर मत करो आप कि उसने इतने घंटे पढ़ाई की, आपने कितने घंटे पढ़ाई की है। नर्वस हो तो आप यही जाने कि आप बेस्ट हैं, आपसे अच्छा कोई नहीं। नंबर 2। नंबर तीसरी बात, नई चीज़ों से अच्छा है कि पुरानी चीज़ों की पुनरावृत्ति बार बार हो, लिख करके बार बार प्रैक्टिस की जाए। चौथी बात है कि अगर ग्रुप डिस्कशन संभव हो तो हो, अगर अच्छे बच्चों के बीच में अगर ग्रुप डिस्कशन हो पाता है तो करें। 7 से 8 घंटे की नींद लें और 10 से 12 घंटे की पढ़ाई करें। थोड़ा थोड़ा समय मनोरंजन के लिए निकाला जाए। अगर किसी को गाना सुनना अच्छा लगता है, किसी को 1 घंटा क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है, तो मैं बिल्कुल नहीं मना करूंगा, मैं कहूँगा कि अब जरूर खेलो। नंबर 1। दूसरी बात है कि अभी मौसम बदल रहा है और खान पान से भी स्ट्रेस आता है। कोशिश करना है कि तैलीय भोजन न करें, शारीरिक भोजन की तरफ जाएं, तामसिक भोजन से दूर रहें, मसालेदार खाने से बचें।
और सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब एग्जामिनेशन हॉल में जिस दिन आप प्रवेश करें तो सकारात्मक सोच के साथ प्रवेश करें। आप यही सोचें कि आज का दिन आपके लिए बनाया गया है, आज के आप राजा हैं, आज आपको अपना बेस्ट देना है। क्वेश्चन आए, क्वेश्चन को पढ़ा जाए अच्छे से। और मैं आपको बता दूं, जैसा कि आप लोग जानते भी हैं कि क्वेश्चन को जब सेट किया जाता है तो 3 स्तर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लो लेवल, एवरेज और हार्ड। तो जो एवरेज बच्चे हैं, जो कमजोर बच्चे हैं, उन लोगों के लिए एक क्वेश्चन सेट किए गए हैं, और जो बहुत अच्छे मेहनत स्टूडियस बच्चे हैं उनके लिए हार्ड। जो हार्ड क्वेश्चन है वही आपको रैंकर बनाता है या फिर आपको रैंकर से पीछे रखता है। तो जो क्वेश्चन पहले बन रहा हो उसको आराम से बनाते हुए आगे बढ़ना है, और फिर जो टफ क्वेश्चन हो उसको लास्ट में अटेम्प्ट करें। एक बार में केवल एक ही सवाल को देखा जाए, एक ही सवाल पर कंसंट्रेट किया जाए, और अगर क्वेश्चन बार बार नहीं समझ में आ रहा तो उसको बार बार पढ़ा जाए। कई बार ऐसा होता है कि लैंग्वेज की प्रॉब्लम है, एक बार पढ़ने से आपको याद नहीं आता, लेकिन जब कई बार उस क्वेश्चन को आप रिपीट करेंगे तो आपको लगेगा कि अरे ये मेरा पढ़ा हुआ है। अच्छा, आपको लगता है कि 3 घंटा बहुत कम है, यकीन जानिए 2.5 घंटे में मोस्टली बच्चे पेपर लिख के बैठ जाते हैं। तो मुझे लगता है कि पहले तो रोल नंबर, रोल कोड, और बड़ी अच्छी बात कही कि आपके टेस्ट सीरीज के माध्यम से बच्चों को रोल नंबर, रोल कोड लिखने का प्रैक्टिस हो गया है, OMR शीट लिखने का प्रैक्टिस हो गया है, गलत सही खास करके गलती ना दोहराएं, इसकी प्रैक्टिस तो आपके टेस्ट सीरीज, मिथिला मंच टेस्ट सीरीज के द्वारा लाजवाब तरीके से हुई है। और यही वजह है कि आपकी टेस्ट सीरीज के बच्चों का प्रदर्शन हर साल बड़ा शानदार रहता है, और मुझे उम्मीद है कि इस बार भी शानदार होगा। तो लास्ट समय में घबराना नहीं है, नोट्स जो भी बनाए हैं पढ़िए, और सपोज जो सब्जेक्ट अभी डर लग रहा हो उस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस। और अगर धोखा से भी अगर कोई टीचर अभी अगर आपको बुला रहा है तो यकीन जानिए जाना तुरंत बंद करें आप, और आपका नोट्स जो असाइनमेंट है उसको पढ़ना शुरू करें। नया लैंग्वेज, किसी नए टीचर के लैंग्वेज के नोट्स को ना पढ़ें, जो आपका लैंग्वेज, आपका नोट्स है उसी का स्टडी करें। तो मुझे लगता है कि इन सब बातों को ध्यान रख करके अच्छा मार्क्स उठाया जा सकता है 12th में। जी ठीक। तो हम बता दें कि इस तरह के जो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं उनको भी मतलब जो कम समय, चूँकि अब टाइम मैनेजमेंट को भी ध्यान देना पड़ेगा, एग्जाम फोबिया का जो शिकार हो जाते हैं स्टूडेंट, उससे थोड़ा सा बचने की आवश्यकता है। तो तबरेज जी ये बताएं कि कॉमर्स के स्टूडेंट को कौन सा ऐसा चैप्टर हो या कौन सा ऐसा टेक्निक है जिसको आप कम समय में रिवीजन कर लें तो वो ज़्यादा अंक ला सकते हैं? तबरेज जी। सर 12th में कॉमर्स के स्टूडेंट का जो अकाउंट के, फाइनेंशियल अकाउंट के पेपर को जो देखना है उसमें 3 एरिया है सर। एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, एक पार्टनरशिप है, और तीसरा एरिया है कंपनी का। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एक ही चैप्टर है उसका, एंड मैक्सिमम पोर्शन है पार्टनरशिप एंड कंपनी का। पार्टनरशिप में सर दो चीज़ें हैं, बच्चों को उस पर ध्यान देना है। एक्चुअली में कई चैप्टर्स बना दिए गए हैं पार्टनरशिप के, लेकिन मैं अगर उसको ठीक से देखता हूँ तो एक निष्कर्ष निकल कर आता है कि उसमें 2 ही चैप्टर हैं, एक रिकन्स्टिट्यूशन का है और दूसरा डिसोल्यूशन का है। तो 2 पॉइंट हैं, और एक ही बात कुछ चीज़ें हैं जैसे रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसके साथ साथ बैलेंस शीट, कुछ जर्नल एंट्रीज, गुडविल ट्रीटमेंट, ये सारी चीज़ें जैसे गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशो, तो ये बार बार कंटिन्यू हो रहा है हर चैप्टर में। तो कुछ बेसिक चीज़ें हैं, अगर उसे स्टूडेंट कंफर्म कर लेते हैं तो रिकन्स्टिट्यूशन के चैप्टर में कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और दूसरा एरिया है डिसोल्यूशन का, जो बहुत छोटा सा पार्ट 12th में है। पार्ट 1 में बीकॉम पार्ट 1 में हम लोग पढ़ाते हैं, डिसोल्यूशन के 3 अलग अलग चैप्टर्स हैं। तो उसी को अगर डिज़ाइन करके देखें, जैसे सर मैं बच्चों को अभी भी सिलेबस समाप्ति के बाद मैं उनको कहता हूँ कि अगर आपको रिवीजन करना है, अगर आपका घर करीब है तो आप बिल्कुल आए और कंफर्म करें, क्योंकि एक चीज़ यहाँ पे मैं रोकूंगा तबरेज साहब, थोड़ा सा मैं रोकूंगा आपकी बातों को, आप फिर कंटिन्यू करें। मुझे नहीं लगता है कि अब बच्चों को बुलाने की आवश्यकता है। अब तो बहुत कम एग्जाम 8-10 दिन बच गए हैं, तो मुझे लगता है कि बच्चों को घर पे छोड़ दिया जाए। सर अगर मान लेते हैं कि अगर आप किसी आपके भाई डॉट प्रॉब्लम अगर है, किसी को प्रॉब्लम आ रहा है, एक्सेप्शनल अगर कोई क्लोज बच्चा या कोई घर के नियर बाय है, कभी आ गया पूछने, लेकिन आप क्लासरूम अटेंड ना कराएं तो बेहतर है, मुझे लगता है, जैसा मेरा अपना विचार है। बिल्कुल सर, वो तो बंद हो चुका है। मेरी बात को थोड़ा सा अगर आप 2 मिनट उस पर अगर आप ध्यान दें सर, मेरा ये मानना है, मान लीजिए कि आपका छोटा भाई एग्जाम दे रहा है और आप नॉलेज है आपके फिजिक्स का बेस्ट, तो क्या आप नहीं चाहेंगे सर कि टाइम टू टाइम उन्हें आप किसी दिन, अब एक चैप्टर को वो पढ़ के एक बार रिवीजन में लेगा 4 घंटे में, और आप उसको अगर 15 मिनट एक्सप्लेन कर देंगे ना सर,
तो मुझे लगता है उसका 4 घंटा बच जाएगा। इसके लिए देखिए एक चीज़ तबरेज़ साहब जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि सिलेबस को तो अब लास्ट में 2 दिन में कुछ किया नहीं जा सकता। लास्ट टाइम में स्टडी बस रिवीजन है, बिल्कुल हाँ। तो अगर सिलेबस तो पहले बार में ही मैंने कहा कि नया कुछ भी अगर अब पढ़ाया जाता है बच्चों को और वो नहीं सिलेबस पूरा नहीं किया है कोई भी सर, तो मेरे ख्याल से बच्चों पर ही अत्याचार है। तो अब तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए, अब ओनली रिवीजन में मैं जैसे सर बच्चों ने एक बार पार्टनरशिप पढ़ लिया, मैं बता रहा हूँ सर, थोड़ा सा कॉमर्स का सिस्टम अलग है सर, थोड़ा सा पार्टनरशिप पढ़ लिया, उसमें मान लीजिए 5, 6, 7 चैप्टर उन्होंने पढ़ा। अब 7 चैप्टर को अगर वो अलग अलग बार रिवीजन करेंगे ना 7 बार में, तो वो परेशानी में आएंगे। अगर उसको आधे घंटे बच्चे को एक्सप्लेन कर दिया जाए तो 7 के 7 चैप्टर या 6 चैप्टर को वो एक बार कंसोलिडेट करके समझ सकते हैं। तो ऐसी दशा में रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बच्चों को छूट देता हूं सर कि अगर आपको कभी भी अगर आप संपर्क करना चाहते हो तो आप आ जाओ। इसके अलावा मैंने नंबर दे रखा है बच्चों को कि भाई इतने टाइम पे आप फ़ोन कर सकते हो, फ़ोन नहीं कर सकते तो अपने व्हाट्सएप पे मेरे आप अपना क्वेश्चन डालो, मैं वहाँ पे आपको टाइम मिलते ही उस पर रिप्लाई दूंगा। तो बच्चों को मेरे ख्याल से सर आप या हमारे रेस्पेक्टेड MM आलम सर आप सर मैं कहना चाहूँगा, मैं थोड़ा इंटरप्ट करना चाहूँगा। आपने ये कहा कि मैंने अपना नंबर दे रखा है, ये बहुत ही बेहतरीन तरीका है। लास्ट आवर में जो 10 दिन बच जाता है तो उसमें बच्चे को बुलाने से बेहतर है कि ऑनलाइन फैसिलिटी दे दिया जाए कि ऑनलाइन 12 बजे रात में ज़रूरत पड़े, आप 12 बजे रात में मैं जगह हूँ तो आपका कॉल रिसीव करूँगा, आप अपना प्रॉब्लम पूछिए और घर बैठे उसका आंसर ले लीजिए, ये बेहतरीन तरीका होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर एक इन्वायरमेंट यहाँ पे मैं देखता हूँ सर बच्चों को, जिस तरह से मैंने आरी खान सर को भी देखा और जहाँ तक मुझे आपके बारे में पता है सर, जो फ्रेंडली इन्वायरमेंट मिलता है बच्चों को, वो जो उन चीज़ों को सीखने की ज़रूरत है। मैंने भी बहुत कुछ सीखा हमारे सीनियर सर लोगों से। फ्रेंडली इन्वायरमेंट नहीं है बच्चों को के साथ जो है ना, एक तो सही बिहेव करने की ज़रूरत है। ऐसे टाइम पे उनको मैक्सिमम मोटिवेशन हो तो बच्चों को बात करने का मौका मिले, उनको जुड़ने का मौका मिले। वो आपसे बात करने से पहले वो एक बार उसको डर ना लगे कि पता नहीं मेरी बात का क्या रिप्लाई आएगा। तो इसलिए बच्चों को मैंने पूरा छूट दिया है सर कि बच्चे कभी भी अपनी बातों को रख सकते हैं अगर उनको टाइम है। उनको कई बार एक चीज़ और देखा है सर मैंने कि बार एग्ज़ाम के टाइम पे, मैंने इसको खुद के एग्ज़ाम के टाइम पे मैंने फील किया कि लगातार बंद कमरे में रहने से भी वो टेंशन महसूस करते हैं। अगर दिन में एक बार वो किसी काम से भी अगर एक बार वो बाहर निकलते हैं कुछ देर के लिए और फिर से दोबारा आकर अगर लगते हैं तो वो कई बार ज़्यादा लाभकारी होता है। तो कई बार मैं बच्चों को कहता हूं कि रिसेस होना चाहिए, रिसेस होना चाहिए बीच में, थोड़ा सा विराम होना चाहिए, थोड़ा सा ये कहना। जी 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 बिल्कुल, थोड़ा सा उसमें विराम हो, थोड़ा सा उनको मौका मिले। एग्जैक्टली मैंने हम लोगों ने पहले भी कहा है कि अगर मन 1 घंटा गाना सुनने में या मूवी देखने में या क्रिकेट खेलने में लगता है, निश्चित रूप से आप जाएं और अपने माइंड को रेस्ट दें, क्योंकि माइंड के लेने की क्षमता एक इफिशियंसी, उससे ज़्यादा आपका माइंड इंटेक नहीं कर सकता। उसके लिए जरूरी है कि आपको गैप देना होगा, स्टडी में गैप देना होगा। बिना गैप के आप अगर कंटिन्यूअसली स्टडी कर रहे हैं तो आपका परफॉर्मेंस रेट निश्चित रूप से गिरेगा। बिल्कुल निश्चित। कई बार बच्चे सर उसमें लगातार लगे रहते हैं और जो कई बार एक क्वेश्चन नहीं बना दोबारा कोशिश करते हैं, तीसरी बार कोशिश करते हैं और बहुत बार कई बार वो 2 रोज के लिए बीमार पड़ जाते हैं। तो ऐसे में अगर वो रेस्ट लेकर पाएँ तो उनके लिए ज़्यादा अच्छा होगा निश्चित तौर पर, और उनका दिमाग भी कंसंट्रेट रहेगा हमें लगता है कि। और खासकर बता दें हमारे यह छात्रों के लिए हमारा यह परिचर्चा, हमारा यह डिस्कशन काफ़ी इंपॉर्टेंट माने रहता है लास्ट टाइम एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि अब कुछ ही दिन बचे हैं और स्टूडेंट अगर अभी से ही अपने कंसंट्रेशन को बनाते हुए अगर फिजिक्स पढ़ते हैं उसके बाद थोड़ा सा गैप दे, थोड़ा सा रेस्ट करें, उसके बाद फिर आप केमिस्ट्री पढ़ें या फिर अलग सब्जेक्ट या अलग चैप्टर पढ़ते हैं, तो इससे आपका कंसंट्रेशन बना रहेगा। और जितना आप पढ़ते हैं उसको लिखने का प्रयास करिए। आपका अगर लिखने की कैपेसिटी अगर बरकरार रहेगी तो आप सभी प्रश्न को सॉल्व कर सकते। दूसरी बात, प्रश्न को समझने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले मंसूर जी हमने देखा है, इस परिचर्चा का लास्ट पॉइंट है, स्टूडेंट क्वेश्चन को समझ नहीं पाते हैं, क्वेश्चन कहता कुछ और जवाब कुछ और देते हैं। इससे 70% स्टूडेंट में प्रॉब्लम्स होता है। तो अगर क्वेश्चन इस तरह का हो, टिपिकल हो, घुमा के पूछता है, तो उसको किस तरह सॉल्व करना चाहिए मंसूर जी?
जी फिर से बोलिएगा ना, आवाज़ नहीं सर। हमने ये कहा कि प्रायः देखा जाता है कि क्वेश्चन जो होता है वो 70% स्टूडेंट समझ नहीं पाते हैं। कहते हैं कि क्वेश्चन घुमा के पूछता है, यानी एक क्वेश्चन के पूछने के कई तरीके होते हैं, उसमें स्टूडेंट कंफ्यूज होता है। और पॉलिसी भी रहती है बोर्ड की कि इस तरह प्रश्न पूछा जाए ताकि बच्चे का डेप्थ पता लगे। तो क्या लगता है कि क्वेश्चन को नहीं समझ पा रहा है बच्चा, तो कैसे समझे ये क्वेश्चन घुमा के वही क्वेश्चन को कई तरीके से पूछा जा रहा है, जिसमें स्टूडेंट असफल हो जाते हैं या वो थोड़ा सा वो क्वेश्चन छोड़ देते हैं। देखिए क्वेश्चन जो पूछा जाता है बिहार बोर्ड में वो बहुत ज़्यादा घुमा करके नहीं पूछा जाता है, वो सिंपल तरीके से पूछा जाता है। अगर किसी बच्चे को ये लगता है कि ये क्वेश्चन घुमा करके पूछा गया है तो इसका मतलब ये है कि उसने उस टॉपिक को ढंग से पढ़ा हुआ नहीं है, एक चीज़। हाँ, दूसरी बात ये है कि अगर उसको लगता है कि ये क्वेश्चन नहीं समझ रहा हूँ तो उस क्वेश्चन को, वैसे बच्चे को मैं ये कहना चाहूँगा कि क्वेश्चन 3 कैटेगरी का पूछता है। जैसा कभी अभी खान साहब ने कहा, बिल्कुल सही कहा कि एक बिलो एवरेज, एवरेज और थोड़ा टफ क्वेश्चन पूछता है। तो किसी भी स्टूडेंट को आंसर जो करना चाहिए सबसे पहले जो सबसे इजी क्वेश्चन लग रहा है उसको टच करें, फिर एवरेज क्वेश्चन को टच करें। जब इजी क्वेश्चन बन जाता है और टफ क्वेश्चन की तरफ बच्चा बढ़ता है तो उसका दिमाग खुद ब खुद धीरे धीरे स्टेबल हो जाता है और उसको जो पहली बार उसने क्वेश्चन को एक लाइन में पढ़ा, जो क्वेश्चन उसको टफ लग रहा था, अब कुछ क्वेश्चन का आंसर उसने बहुत अच्छे ढंग से लिख लिया है तो उसके बाद उसको जो क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा था अब क्वेश्चन समझ में आने लगेगा। चलिए, ये अली खान सर ये होता है कि क्वेश्चन कुछ समझ नहीं पाते स्टूडेंट, किस तरह क्वेश्चन पूछा जाए। देखिए सर, समझते हैं कि क्वेश्चन कुछ और कहता है, जवाब कुछ और। यहाँ पे अगर स्टूडेंट के साथ ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब है कि ईमानदारी से पढ़ाई नहीं हुई, उनके गाइड्स में कमी रही, बच्चे में कमी रही और बच्चे को एक्सरे की जरूरत है। अगर वैसे बच्चे को आप 8 दिन पहले पूछ रहे हैं कि कैसे वो पढ़ाई करे तो मुझे लगता है कि ना पढ़ाई करे उस तरह का क्वेश्चन तो ज़्यादा बेटर है, वरना उस तरह के क्वेश्चन को ठीक करने के चक्कर में शायद बहुत ज़्यादा नर्वस हो और उसका पेपर खराब हो जाए। तो देखिए, जैसे 10 साल का आपने कहा कि क्वेश्चन को 10 साल को रिवीज करे तो 10 साल के क्वेश्चन को अगर सही ढंग से समझ जाए बिल्कुल नहीं तो और उसको रिवाइज बच्चे मोस्टली अब तक बहुत सारे बच्चों ने कर रखा होगा, जो नहीं करेंगे वो करेंगे। और मैंने पहले ने कहा कि अगर नहीं समझ रहे तो ग्रुप डिस्कशन करें, जो हॉस्टल में आप रह रहे हैं या लॉज में रह रहे हैं, ठीक है। खास करके दरभंगा का जो मैं सर माहौल बता रहा हूँ, बिहार बोर्ड तो फिर भी ठीक है, सीबीएसई वाले बच्चों के लिए बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। उनके टीचर सिलेबस जल्दीबाजी में खत्म करने के लिए एक एक टॉपिक को सिर्फ 2 पन्ने में खत्म कर देते, बच्चों को बोलते जाओ तुम्हारा सिलेबस ओवर हो गया, जाओ तुम्हारा सिलेबस खत्म, सिलेबस फिनिश, चलो पार्टी दिए, गुड बाय। अब बच्चा तो सिलेबस खत्म के नाम पे घर चला गया। और सीबीएसई एक ऐसा बोर्ड है कि जो हर सेक्शन को, हर कॉर्नर को टच करता है, हर कॉर्नर को टच करता है। और वहां पे बच्चा का परफॉर्मेंस तभी अच्छा होगा जिसने डेप्थ स्टडी कर रखी होगी। अदरवाइज फिर एवरेज मार्क्स के साथ आप जाएं तो अगर जो बच्चे इस तरह का प्रिपरेशन नहीं कर पाए हैं, जिसको गार्बेज क्वेश्चन भी कहा जाता है या दूसरी भाषा में अनवांटेड क्वेश्चन कह सकते हैं, जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, घुमा फिरा के दिया है, इसका मतलब है मुझे लगता है कि वैसे क्वेश्चन को अब लास्ट आवर में बिहार बोर्ड वाले तो अब ना छुएं, ठीक है। और जो सीबीएसई वाले टच कर सकते हैं, अपने टीचर से अपने ग्रुप डिस्कशन करें, शायद अगर क्लियर होना होगा तो उनका क्लियर हो जाएगा। अभी आपने कहा ना 8 से 10 साल का क्वेश्चन, तो जो स्टूडेंट 8 से 10 साल का क्वेश्चन आंसर कर लेता है उसके लिए फिर जो इस साल क्वेश्चन पूछा जाएगा कोई क्वेश्चन टफ नहीं दिखेगा, इसलिए कि पैटर्न ऑफ क्वेश्चन लगभग सेम रहता है, पैटर्न भी समझ जी हाँ। तो उसको ये आइडिया मैं रोक रहा हूँ डॉक्टर आलम साहब, मैं मनोज दास जी की बात से सहमत हूँ। पिछला बार मैं एक सेल बता रहा हूँ, जब 12 फिजिक्स का क्वेश्चन पूछा 8.5 लाख बच्चे फेल कर गए फिजिक्स में। और मैं बता दूं आपको, उसमें 2 क्वेश्चन जो एक ऑप्टिक्स से थे, न्यूमेरिकल था, और एक मैग्नेटिज्म से था। 2 क्वेश्चन था, कई पेपर में आ गए, कई टीचर ने कहा कि ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है। जब बच्चे मेरे पास आए बोले कि सर ये आउट ऑफ सिलेबस ये क्या है, हमने कहा मुझे समय दो भाई, मैं साइंटिस्ट तो हूँ नहीं। और फिर जब मैंने गहन स्टडी किया तो मैंने देखा कि नहीं वो सिलेबस से था, लेकिन फिर मैंने कहा उस तरह के क्वेश्चन को गार्बेज क्वेश्चन, आउटडेटेड क्वेश्चन, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन के रूप में आप कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। और कभी कभी वो क्वेश्चन आपका करियर से खेलता भी है, जैसा इस बार हुआ, क्योंकि लॉन्ग टाइप में था, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स कर दिया था। तो कुछ क्वेश्चन आपका हर साल इस तरह का आता है जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। वो मैंने बोला कि वही क्वेश्चन को टफ या स्टैंडर्ड क्वेश्चन कहा जाता है। और सही पूछे तो बोर्ड जो है सर उस तरह के सवाल को जीनियस के लिए डिजाइन करता है। जो टॉपर्स होते हैं
तो वो वही बना सकते हैं। अगर सब बच्चे अगर उसको सॉल्व कर लेंगे तो फिर सारे टॉपर हो जाएंगे। चलिए तबरेज जी ये बता दीजिए अंत पे कि आपने तो कॉमर्स में खासकर आपने जो कहा, तो इसमें ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन अगर पूछते हैं तो उसको किस तरह का सॉल्व करें, कैसे कंफ्यूज हो जाता है क्वेश्चन, ऐसे कंफ्यूजन क्वेश्चन? कॉमर्स में खासतौर से अकाउंट के पेपर में बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि अगर कोई लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, मान लेते हैं कोई क्वेश्चन है 8 नंबर का, तो उनको लगता है कि अगर बैलेंस शीट हमारा टैली नहीं किया या आंसर एज इट इज़ नहीं आया तो नंबर हमें नहीं मिल पाएगा या 0 नंबर आ जाएगा। तो अकाउंट में ख़ासतौर से स्टेप मार्किंग होती है, जैसे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया तक भी इसी बात को फॉलो करती है। तो इसमें होता है कि अगर आप सही से फॉर्मेट बना देते हैं तो भी कुछ मार्क्स मिल जाएगा। तो बच्चों को चाहिए कि जहाँ तक हो सके इसमें क्वेश्चन जो एग्ज़ाम हॉल में, उसमें मैं कुछ चाहूँगा बच्चों को गाइड करना कि जिस सबसे पहले वो एग्ज़ाम हॉल में जब वो प्रवेश करें तो जैसा कि सर लोग बता रहे थे अभी कि वो अपने आप को किंग समझें कि उनसे बेहतर कोई और स्टूडेंट इस वक्त नहीं हो सकता। तो पहले वो कॉन्फिडेंस में आए और क्वेश्चन बनाने से पहले सबसे पहले वो अपने नाम, रोल नंबर वगैरह वगैरह, रोल कोड वगैरह लिख के वो रेडी हो जाए। पहले इसे एश्योर करें कि वो सब कुछ कंफर्म कर चुके हैं। कई बार देखा गया है, क्योंकि जब हम लोग भी एग्ज़ाम दिए थे उस वक्त भी हमने देखा बहुत सारे स्टूडेंट्स इन चीज़ों को बाद के लिए रखते हैं, क्वेश्चन मिलते ही पहले स्टार्ट हो जाते हैं। तो वो बिना सोचे समझे कई बार आंसर दे देते हैं, फिर बाद में उसे कट करते हैं। तो मेरी राय में कि सबसे पहले वो सब कुछ को लिख कर रेडी हो जाए। एक चीज़ तबरेज सर मैं रोकना चाहूँगा, एक चीज़ कहना चाहूँगा। मनोज सर, आपके चैनल के माध्यम से मैं गार्जियन से भी अनुरोध करूँगा कि अभी अपने बच्चों से प्यार से पेश आएँ और उनका हिम्मत बढ़ाएं। कई बार गार्जियन बोलते तुमने कुछ नहीं किया, तुमने पढ़ाई नहीं की, तुम्हारा पेपर अच्छा नहीं जाएगा। मैं गार्जियन से अनुरोध करूंगा, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, कि प्लीज़ अपने बच्चे से कहें कि बेटे मुझे तुम पर नाज है, तुम बहुत अच्छा कर सकते हो, तुमने बहुत ईमानदारी से पढ़ा, अब जो बच गया है उसको लास्ट जो 8-10 दिन है बाबू तुम अच्छे से करो, तुम बहुत अच्छा कर सकते हो, मुझे तुम पर पूरा फेथ है, पूरा कॉन्फिडेंस है, तुम बहुत शानदार हो मेरे बच्चे हो। तो मुझे लगता है कि इससे एक मोरल सपोर्ट जरूर बच्चों में आएगा। बिल्कुल, पेरेंट्स कई बार कुछ बच्चे हैं जो अपने पेरेंट्स के साथ हैं, तो उनके पेरेंट्स भी एग्ज़ाम जाने से पहले ही कम से कम एग्ज़ाम के दिन ये एश्योर करें कि हम उनको खुद एग्ज़ाम सेंटर तक छोड़ें, या कम से कम साथ में नहीं है तो फ़ोन करके कम से कम ये कंफर्म करें कि बेटा आपने एडमिट कार्ड लिया कि नहीं लिया, पेन वगैरह लिया नहीं लिया, ताकि उनको उस दिन महसूस हो। तो इससे भी कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। कई बार गार्जियन सिर्फ ये सोचते हैं कि चलो बच्चा पढ़ लेगा, ठीक है, हमका अच्छा विश्वास है, लेकिन अगर थोड़ा सा हम लोग भी अगर इस पर ध्यान दें एज ए गार्जियन, एज ए पेरेंट्स, तो ये और भी अच्छी भूमिका निभाएगा। फिर बच्चे एग्ज़ाम हॉल में जब जाएं तो कई बार मैंने देखा है सर कि बच्चे क्वेश्चन नंबर 5 के लिए और 6 के लिए एक पेज को छोड़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 7 अगले पेज पे जाके उतारते हैं। तो पहले उनको ये समझना होगा कि जो क्वेश्चन नंबर 7 अगर उन्हें आसानी से उसका जवाब दे सकते हैं तो पहले क्वेश्चन नंबर 7 को ही बना लें, क्वेश्चन नंबर 5 को बाद में भी बनाया जा सकता है। कई बार बच्चों को लगता है कि एक तरफ से क्वेश्चन बनाना ज़रूरी है। ये सब इग्नोरेंस है जिसको बच्चों को गाइड करने की आवश्यकता है मेरे ख्याल से। तो बच्चों को ये मैं कहना चाहूँगा सर, मैं भी एक बात कहना चाहूँगा कि पेरेंट्स के बारे में जो आप लोगों का कंसेप्ट है बिल्कुल सही है कि अभी पोलाइटली हैंडल करना चाहिए बच्चों को, लेकिन टीचर का भी रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट मोमेंट में जब बच्चा तैयारी कर लिया और एग्जामिनेशन होता है, फर्स्ट डे एग्जाम देकर के आया, तो जनरली दरभंगा के बच्चों का मेंटलिटी जो मैंने रीड किया है पिछले 17 सालों में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो लेकर के तुरंत दौड़ जाएगा एग्जाम के बाद, सर देखे तो कौन मेरा सही हुआ। अगर बच्चा कुछ गलत भी कर दिया है तो आप उसको उस टाइम आप नहीं कहिए कि अरे तुमने तो 18-28 क्वेश्चन लास्ट ईयर तक पूछना था, 28 में तुमने 20 गलत कर लिया, तुमने 10 गलत कर लिया, 15 गलत कर लिया, उससे बच्चा डिप्रेशन में चला गया। तो आने वाला जो एग्जाम है वो थोड़ा गड़बड़ा जाता है। इसलिए दरभंगा के टीचर को ये चीज़ थोड़ा सा पोलाइटली हैंडल करना होगा कि बच्चा कहेगा सर ये बनाया, चलो बेटा तुमने जो किया बहुत अच्छा किया। मैंने इनकरेज करना चाहिए, अभी छात्रों को इंगेज करना, बाद में डिस्कशन, बस पहले एग्जाम जब खत्म हो जाए तब तुम क्वेश्चन लेकर के आओ, फिर हम लोग देखेंगे कि तुमको कितना मार्क्स आ रहा है। अभी ये कह दिया जाए कि बिल्कुल बेहतरीन तुम्हारा एग्जाम हुआ है, अब अगला पेपर का तैयारी करो, नेक्स्ट पेपर चले हम बता दें हमारे साथ 3 शिक्षक हैं, वरीय शिक्षक हैं, डॉक्टर मंसूर आलम,
जो केमिस्ट्री और बायोलॉजी के शिक्षक हैं, इंजीनियर आरी खान जो फिजिक्स के शिक्षक हैं, और मोहम्मद तबरेज़ आलम जो कि कॉमर्स के शिक्षक हैं। और हम अहम मुद्दे पर चर्चा करें क्योंकि अंतिम समय है, छात्रों को किस तरह इनक्रेज करना चाहिए। जैसे अभी अंतिम में हुआ है कि छात्रों को, उनके गार्जियन और टीचर्स को उनको इनक्रेज करना चाहिए, उन्हें मनोबल बढ़ाना चाहिए। तुमने जो पढ़ा वही काफ़ी है, अब बस रिवीजन करो, कोई नया चैप्टर टच मत करो क्योंकि तुम्हारे पास समय कम है। जितना पढ़ चुको 8-10 साल के क्वेश्चन को कंप्लीट अभी से रिवीजन करो। उसके बाद टाइम बाउंड देखते हुए, टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से तुम लिखने का प्रयास करो। तो हमें लगता है कि, और सर लोगों ने जैसे बोला कि किन किन चैप्टर पर ज़्यादा फोकस डालना है क्योंकि उसमें से प्रश्न निश्चित तौर पर पूछे ही जाएंगे, क्योंकि मात्र 10 दिन भी एग्जाम के नहीं बचे हैं और अब इनको कंधे पर जिम्मेवारी है और ये लोग सोच रहे हैं कि अब क्या करें। लेकिन टेस्ट सीरीज के माध्यम से हमने छात्रों को इतना अवेयर कर दिया है कि वो इस पर लिखने का प्रयास करेंगे। तो हम अगले मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन हम बता दें तमाम छात्रों के लिए कि हमारा यह एपिसोड आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण मायने रखता है। किसी भी तरह एग्जाम फोबिया किसी कारण ना हो, आप जितना पढ़ चुके हैं बस उसी का रिवीजन करें। नया चैप्टर, नया थिंग्स को आप हाथ ना लगाएं और जितना पढ़ें उसको लिखने का प्रयास कीजिए। टाइम मैनेजमेंट के तहत इंपॉर्टेंट चैप्टर को टच कीजिए। इसके अलावा 8-10 साल के जो प्रश्न हैं उसका पूरी तरह रिवीजन कीजिए और फिर आप अपने आप को इनकरेज कीजिए, आप माइंड कंसंट्रेट कीजिए और कहीं भी बाहर निकलते हैं तो फिर निकल करके फ्रेश होकर के फिर आप अपने दूसरे चैप्टर, दूसरे सब्जेक्ट का अध्ययन कीजिए ताकि आपका माइंड भी कंसंट्रेट हो सके। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। परीक्षा के जो है वो एक आपके अंदर के कॉन्फिडेंस को बताता है। तो चले हम बता दें, हमारे साथ 3 शिक्षक और हम अहम मुद्दे पर अब चर्चा करेंगे। दूसरा अहम मुद्दा यह है, दरभंगा के उन शिक्षकों का क्या कहना जिन्होंने 12वीं के 11वीं के छात्रों को सिलेबस अधूरा छोड़कर 12वीं के सिलेबस में उसको कन्वर्ट कर दिया है। कई छात्रों ने और उनके अभिभावकों ने हमें कहा है कि उन शिक्षकों को 11th का पूरा पैसा ले लिया है, लेकिन वो शिक्षक अब 12th पढ़ाना शुरू कर दिए, जबकि सिलेबस और जो CBSE या बिहार बोर्ड कहता है कम से कम आपको मार्च तक पढ़ाना चाहिए। ऐसे में जो शिक्षकों ने किया है, क्या कार्रवाई उन पर होनी चाहिए? क्या शिक्षकों को हक है ऐसे छात्रों के कैरियर से खिलवाड़ करने का? क्या ऐसे शिक्षकों को हक है कि वो छात्रों के अभिभावकों के जो बड़ी आशा के साथ आपके पास भेजते हैं उनको अधर में छोड़ करके उनको बिना 11th कंप्लीट के 12th करने के? ये चैप्टर है हमारे साथ मंसूर जी, हम अभी इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। क्या लगता है कि जिन शिक्षकों ने, अभी मार्केट में बात आ रही है, बहुत से ऐसे शिक्षक हैं जिन्होंने 11th को छोड़ करके 12th शुरू कर दिया, क्या असर पड़ेगा इसका मंसूर जी? देखिए, मैं तो पहले ये कहना चाहूँगा कि दरभंगा में टीचर के विद्वता में कमी नहीं है, एक से एक अच्छे टीचर हैं। अगर ईमानदारी से काम करें तो दरभंगा पूरे मिथिला का रिजल्ट जो होगा, हमको लगता है कि बिहार का एक नामचीन रिजल्ट में इसको शामिल किया जा सकता है। तो टीचर के क्वालिटी में कमी नहीं है और बहुत सारे टीचर यहाँ पर थोड़ा कमी दिखला देते हैं, क्वालिटी में कमी नहीं है लेकिन कमी दिखलाते हैं कि बच्चों का जो सिलेबस है 11 का उसको पूरे तरीके से कंप्लीट नहीं करते हैं। सर्टेन टॉपिक 11 का पढ़ा देते हैं, 11 का सर्टेन टॉपिक पढ़ाने के बाद फिर 12 में का स्टार्ट ले लेते हैं। तो जो टॉपिक 11 का पढ़ा दिया, बच्चे को कह दिया कि देखो इतना जो मैंने पढ़ाया कंपटीशन में इतने ही से पूछेगा, इससे ज़्यादा नहीं पूछता है, तो बच्चा अभी नादान है, उसको लगता है सर ठीक कह रहे हैं। लेकिन 12 का सिलेबस जब शुरू कर दिया जाता है तो बहुत सारा ऐसा टॉपिक है जो 11 और 12 इंटरलिंक्ड है। अगर 11 पूरा बच्चे ने नहीं पढ़ा है तो 12 का बहुत सारा टॉपिक उसको समझ में आएगा ही नहीं। इतना ही होगा कि स्टूडेंट टीचर बोर्ड पर लिखेंगे और स्टूडेंट बोर्ड से अपने कॉपी पे छाप लेगा, पोथा तैयार हो जाएगा लेकिन उसका कॉन्सेप्ट नहीं होगा। स्पेशली मैं केमिस्ट्री में कहना चाहूँगा कि बच्चों को कहता भी हूँ कि केमिस्ट्री अगर 11 का हाफ पढ़ा बच्चों ने, 11 का केमिस्ट्री हाफ, तो 12 का सिलेबस केमिस्ट्री में साफ कभी कंप्लीट हो ही नहीं सकता है, वो उस चीज़ को सीख नहीं सकता है। तो वैसे टीचर जो 11 कंप्लीट नहीं किए हैं, 12 स्टार्ट कर दिए हैं, तो बच्चे के साथ सीधे सीधी चीटिंग हो रहा है। इस चीज़ पर थोड़ा रोक लगना चाहिए। ईमानदारी से पहले 11 का सिलेबस कवर होना चाहिए, फिर 12 स्टार्ट करें। अगर आप 11 100% कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको पूरी अथॉरिटी है कि 12 आप स्टार्ट कर लें, लेकिन सिलेक्टेड टॉपिक पढ़ाने के बाद अगर आप 12 स्टार्ट करते हैं तो बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। और मैं पर्सनली इस फील्ड में 17 साल से हूँ, तो मैं इस चीज़ का निंदा करता हूँ और बहुत
ज़बरदस्त तरीके से निंदा करता हूँ। जो भी अच्छे अनुभवी वरीय शिक्षक होंगे, जिनको दरभंगा से प्रेम होगा, दरभंगा के छात्रों से प्रेम होगा, जो नहीं चाहेंगे दरभंगा के छात्र यहाँ से बाहर पलायन करें, ऐसे शिक्षक निश्चित तौर पर समय पर करेंगे और ये उचित समय होता है, हमें लगता है कि मार्च। आरिफ खान सर, क्या लगता है ये जो शिक्षक कर रहे हैं और बड़े बड़े दावे करते हैं और कहते हैं कि जो 11th खत्म हो गया आप 12th शुरू करें, तो एक पैमाना तो होना चाहिए ना। सबसे बड़ी बात है ये कि बच्चों में खास करके हम लोग भी आदत नहीं डलवाते कि बच्चे थोरो स्टडी किताब का करें। बच्चों को ये मालूम नहीं होता है कि जो चैप्टर चल रहा है उसमें कंटेक्स्ट में क्या क्या है, सिलेबस में क्या क्या है। और कुछ टीचर जो हैं खास करके जो अपने आपको सो कॉल्ड बड़ा या एक ग्रेड ए टीचर समझते हैं, खास करके धोखा CBSE वाले बच्चों के साथ हो रहा है दरभंगा में बहुत ज़्यादा। ये तभी रुक सकता है, ये तभी रुक सकता है जब बच्चे सेल्फ स्टडी शुरू करें। मेरी बात को गौर से सुना जाए। दूसरी बात है कि NCERT ने सिलेबस का पैमाना तय कर दिया है कि ये टाइम स्पैन है और भैया इतने लेक्चर में आपका ये सिलेबस कंप्लीट होना है। आप उसमें ±30 डेज मान लीजिए आप रख लेते हैं। आप दरभंगा की बात करें, बिहार में 10th के रिजल्ट के बाद जनरली अगस्त सितंबर में, जुलाई के बाद अगस्त सितंबर से बैचेस 11th के शुरू हुए, छुट्टी में 2 महीना चले गए, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी 2 महीना वैसे। मतलब अगर कोई टीचर अभी अगर केमिस्ट्री, फिजिक्स या मैथ को अगर ख़त्म करके अगर उसने स्टार्ट कर दिया है तो उसने क्या किया पता है? उसने बच्चे का भविष्य नहीं, बच्चे के अरमान को, उसके जनरेशन को समाप्त कर दिया है। मतलब शेष कर दिया उसने उस बच्चे के करियर को। और मुझे लगता है कि ऐसे टीचरों का विरोध होना चाहिए। मैं कंडेम्ड करता हूं, लेकिन मुझे खुशी इस बात की कि दरभंगा में बहुत अच्छे टीचर भी, बहुत सारे टीचर बहुत शानदार हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में, जो बहुत ईमानदारी से पढ़ा रहे हैं। बट कुछ टीचर हैं जिन्होंने इसको बिजनेस के तौर पर लिया है। वो मार्केट को दिखाना चाहते हैं कि देखो मेरा सिलेबस जल्दी कंप्लीट हो गया, मैंने सिलेबस जल्दी फिनिश कर दिया, देखो आई एम द स्मार्ट। ये अलग बात है कि सिलेबस उन्होंने वो वाला कंप्लीट किया, ये वाला नहीं। ये वाला मतलब कंप्लीट सिलेबस, वो वाला मतलब आप बस भाग गए, चैप्टर नाम स्टार्ट किया, भाग गए। तो ये तभी हो सकता है जब बच्चे थोरो स्टडी करें। मैं गार्जियन से भी अनुरोध करता हूँ कि अपने बच्चों को पूछें कि तुम्हारा क्या चल रहा है, बच्चों कैसा चल रहा है, कहाँ तक पढ़े। हाँ, ये मैं मानता हूँ मैं कि जो गांव परिवेश से, समाज से आने वाले गार्जियन हैं, उनको नहीं मालूम कि साइंस क्या है। उनको बस इतना मालूम है कि मेरे बच्चे साइंस से पढ़ाई कर रहे हैं। उनकी कोई गलती नहीं, उनको कोई मार्गदर्शन करने वाला नहीं। उनके लिए तो मार्गदर्शन गाइड ही है। फिर भी मैं उन बच्चों से कहूँगा कि थोड़ा बहुत भी अगर इंग्लिश सीख गए हो, इसलिए मैं फिर कहूँगा कि इंग्लिश पेपर को जरूर अच्छा करें। और 12th वाले को भी कहूँगा कि इंग्लिश का पेपर अच्छे से दें, अभी से तैयारी करें, लैंग्वेज अच्छा मार्क्स आएगा। तो थोड़ा अगर इंग्लिश ठीक हो जाए। एक चीज आखिर ये कि आरिफ खान सर, ये चीज़ हम बहुत अहम है, बाढ़ आया, बरसात आया, इस वजह से बहुत ज़्यादा जो क्लासेज हैं वो रुकावट हुई है। तो इसे तो और बढ़ाना चाहिए था, मार्च को अपील करना चाहिए था, लेकिन मार्च को और फरवरी ही कहा जा रहा है। अभी कहा जा रहा है कि जो हमने सिलेबस कंप्लीट किया। ये कैसे संभव है कि जो सिलेबस कंप्लीट हो जाए? कुछ ऐसे शिक्षक हैं जिनको लिमिटेड जो भी आता है उन्होंने पढ़ा दिया, उनको उतना ही आता, उससे आगे वो नहीं जा सकते। रीजन क्या? उन्होंने मेहनत नहीं किया, अपने आप को अपग्रेड नहीं किया। और चूंकि खास करके CBSE मीडियम के बच्चे स्कूल के पैटर्न के हिसाब से चलते हैं, गार्जियन को भी लगता है जल्दी सिलेबस खत्म हो गया मतलब सामने वाला टीचर अच्छा होगा। और होता क्या है मनोज जी, CBSE में कुछ बच्चे बहुत अच्छा करते, वो रिजल्ट दे देते, टीचर अपना नाम पे क्रेडिट ले लेता कि हाँ भाई ये मेरा बच्चा है, रिजल्ट मैंने दे दिया है। अगर आपका 2 बच्चा रिजल्ट दे रहा तो फिर आपके 1000 और बच्चे रिजल्ट क्यों नहीं दे रहे? तो मैं पहले कह रहा हूँ, इसमें सारे टीचर को अवेयर होना पड़ेगा, बच्चों को अवेयर होना पड़ेगा, स्कूल को अवेयर होना पड़ेगा, गार्जियन को अवेयर होना पड़ेगा, तब जाकर के शायद इस पर बंदिश लग पाए। सबरे जी, कैसे ये टीचर जो अन्य शिक्षकों के नाम को बदनाम कर रहे हैं, जो एक छात्रों के बीच एक माहौल खराब कर रहे हैं, 11th की पूरा सब्जेक्ट को छोड़ करके सिलेबस भी नहीं देते हैं अपने नोटिस बोर्ड पर, बताते भी नहीं कौन कौन सा सिलेबस है, क्या चैप्टर है, जबकि CBSE बिहार बोर्ड में लिखा हुआ है कितने क्लासेस होने चाहिए। तो ये शिक्षक को क्या करना चाहिए? कॉमर्स में सर खासतौर से मैंने देखा, साइंस का तो मुझे आइडिया नहीं है, ऑब्वियसली बात है। कॉमर्स में क्या है सर कि 11th का सिलेबस अगर बच्चे पूरा नहीं करते हैं अकाउंटेंसी पेपर का, तो वो BCom पार्ट 3 तक कुछ नहीं समझ सकते हैं। जैसे सर कुछ पेपर ये चैप्टर है, कुछ चैप्टर्स हैं 11th के अकाउंट के बुक में, जैसे सब्सिडरी बुक, अकाउंटिंग इक्वेशन, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, ये कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो मैंने फील किया है कि मैक्सिमम बच्चे 11th में इन चैप्टर्स का महत्व नहीं समझते हैं।
उनको लगता है कि जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट अगर हमने पढ़ लिया तो अकाउंटेंसी हमें आती है। मैं आज भी जब बीकॉम पार्ट 3 के बच्चों को टैक्सेशन पढ़ाता हूँ तो अभी से 15 दिन पहले करीब मैंने पार्ट 3 के बच्चों से कहा कि अगर आपने फाइनल अकाउंट नहीं पढ़ा है तो आप 11th में आकर फाइनल अकाउंट पढ़ो। तो मेरे जितने भी 11th के बैचेज हैं उसमें कम से कम 50 बच्चे सुबह से लेकर शाम तक में वैसे होते हैं जो 11th के को पढ़ने के लिए डिफरेंट क्लासेस में आ रहे होते हैं। तो इसका मतलब यह है कि उन्होंने 11th के सिलेबस को ढंग से पूरा नहीं किया, और जब तक वो 11th क्लियर नहीं करेंगे, कम से कम अकाउंटेंसी के फील्ड में बहुत सारा अकाउंट का जो भी रूप है आगे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बाद टैक्स अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इसके अलावा कॉस्ट अकाउंटिंग, ये सारी अकाउंटिंग का जो जड़ है वो 11th में है। और 11th अगर पूरा नहीं होता है तो वो पॉसिबल ही नहीं है कि बच्चे आगे की पढ़ाई ठीक से कर पाए, क्योंकि बेसिक क्या है, अगर घर के नींव को ही आप कमज़ोर कर देंगे तो ऊपर चाहे जितना भी फ्लोर बना है सब कमज़ोर है। इसके बाद एक बात और बहुत अच्छी सर लोगों ने बताई, एम आलम सर भी बताया कि अगर आप 11th के सिलेबस को ईमानदारी पूर्वक पूरा कर दिए हैं तो फिर आपको अधिकार है 12th का सिलेबस स्टार्ट करने का। कर सकते हैं सर, जैसे कि कुछ छुट्टियों को सेक्रीफाइस करके। अब कहीं पे छुट्टी 1 दिन काफ़ी है, वहाँ पे 3 दिन की छुट्टी दी जाना। तो मुझे लगता है कि ऐसे पॉइंट पे भी, जैसे सर दिल्ली वगैरह में हम लोगों ने पढ़ाई किया, बहुत सारी चीज़ों को साल में मुश्किल से 5, 7 या 8 छुट्टी है। यहाँ पे हमारे यहाँ छुट्टी कितनी ज़्यादा है, तो छुट्टियाँ भी कहीं ना कहीं परेशान कर रही है लोगों को। नहीं वही मैं रोकना ये टीचर कर रहे हैं, ये टीचर कर रहे हैं जो कहा उस बात को गौर करें। छुट्टियां आप देखें कि अगर आपने जुलाई से सेशन शुरू किया है और अब ये जनवरी स्टार्ट हो रहा है, इसमें लगभग हम लोगों ने 2 महीने की छुट्टी दे दी है। इतने भारत में इतने फेस्टिवल हैं, फिर आप कैसे जनवरी में स्टार्ट कर सकते हैं 12 का सिलेबस? इसका मतलब है कि आपने ईमानदारी से सिलेबस खत्म नहीं किया। खान साहब, मैं एक मिनट में इंटरप्ट करना चाहूँगा। देखिए, जो टीचर जनवरी में 11 का सिलेबस ख़त्म कर लेते हैं, जो भी सो कॉल्ड टीचर है, कुछ टीचर तो मेरे नज़र में है, मैं नाम नहीं बोलना चाहूँगा, और 12 का सिलेबस जनवरी और फरवरी में स्टार्ट कर देते हैं। पर्सनली मैं ऐसे कई टीचर को जानता हूँ जो जनवरी और फरवरी में 12 का सिलेबस स्टार्ट करते हैं, लेकिन 12 का सिलेबस स्टार्ट करते हैं जनवरी और फरवरी में, लेकिन उनका अगले जनवरी तक 12 का सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाता है। तो 11 आपने कैसे 4 महीने में, 5 महीने में कंप्लीट कर लिया, और 12 आपका 1 साल में कंप्लीट नहीं हो रहा है, लास्ट आवर में थक करके छोड़ देते हैं। जी, यहाँ सिलेबस कंप्लीट होने वाला नहीं है, और लास्ट आवर में बच्चा करेगा क्या, मजबूर हो जाता है। सही बात। तो रिजल्ट